इस कहानी का मेन कैरेक्टर जंग शियाओयोंग है और अब वह लिटरली एक हैंगिंग स्टेट में है। वह एक केज के ऊपर लताक रहा है जिसमें नीचे खून के प्यासे ज़ॉम्बीज हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हंसी उड़ा रही है और उसे याद दिला रही है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं, लेकिन उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी बेकार जिंदगी भी खत्म होने वाली है और वह अपने दोस्तों से मिलने वाला है। शियाओयोंग अब पिछली चीजों के बारे में सोचता है और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है यह सब उसकी गलती है, या फिर यह गलती इसलिए हुई क्योंकि उसने इस ईविल लड़की पर भरोसा किया जो असली विलेन है। लेकिन उसके लिए हमारे हीरो के सब धमकियां कोई डरावनी नहीं थी। उसने एक नए बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया था जो उससे ताकतवर और अमीर था, और अब उसने उसे कहा कि इस गड़बड़ को संभाले। वह मोटा आदमी जो नए बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा था खुशी खुशी मदद करने को तैयार था। उसने प्रपोज किया कि वह जंग शियाओयोंग को धीरे धीरे टॉर्चर करे ताकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मजे ले सके और अपना गुस्सा निकाल सके बटन दबाने से पहले। मोटे आदमी ने शियाओयोंग का मजाक उड़ाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया कि उसके सप्लाईज की वजह से वह कुछ महीनों तक आराम से जी सके। फिर बात खत्म होती है और शियाओयोंग सीधा ज़ॉम्बी केज में गिरता है। इन पागल क्रीचर्स को फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस पर अटैक करे, उन्हें बस फ्रेश मांस चाहिए था। बंधा हुआ शियाओयोंग सिर्फ दर्द में चीख रहा था और सपने देख रहा था कि अगर उसे एक मौका और मिलता तो वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जिंग और फैटी ली शुआंग से बदला लेकर उनका भी वही हाल करता जो उसका हुआ। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे शियाओयोंग ने आंखें खोली हों। उसने कोजिंग की घटिया आवाज सुनी जो उस पर चिल्ला रही थी कि उसने अब तक उसका नाम घर के कागजों पर क्यों नहीं डाला। क्या वह उससे प्यार नहीं करता? शियाओयोंग समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सब सच है? क्या वह वापस अपोकलिप्स के पहले वाले समय में आ गया है? अपनी पिछली जिंदगी में कोजिंग ने सिर्फ धोखा दिया था। उसने उसका पेरेंटल इनहेरिटेंस भी अपने नाम करवा लिया और वह अकेला बेघर हो गया था। फिर अपोकलिप्स शुरू हुआ और दुनिया भर में ज़ॉम्बीज ने केओस फैला दिया। लेकिन उस सब के बीच शियाओयोंग ने अपने दोस्तों की मदद से सरवाइव किया और एक सेफ जोन बना लिया था जहां उन्हें ज़ॉम्बीज का डर नहीं था। अब वह लड़की फिर वापस आ गई थी और एक हेल्पलेस इंसान का ड्रामा कर रही थी जो शरण ढूंढ रहा हो, और बेवकूफ़ी से शियाओयोंग ने उसे फिर से सिंपैथी दिखाई। हाँ, अब वह समझ गया था कि यह उसकी गलती थी। रात को उसने सेफ जोन के गेट्स दुश्मनों के लिए खोल दिए जो कब से उन्हें तबाह करना चाहते थे। अब यह सेम धोखेबाज लड़की और भी ज्यादा डिमांड कर रही थी, 4 लाख युआन और घर अगर उसे शादी करनी है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। शियाओयोंग को पता था कि अब वह उसकी चाल में फिर नहीं आएगा, लेकिन उसे संभाल कर चलना होगा। क्वाजिंग ने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन अब उसने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि वह समझ गया है। क्वाजिंग इस एटीट्यूड को देखकर शॉक थी। उसका गुलाम शियाओयोंग इतना कॉन्फिडेंट कब से हो गया था? अब अपोकलिप्स आने में 1 महीना बचा था और उसे तैयारी करनी थी। और फिर एकदम से एक गेम जैसी नोटिफिकेशन आई। एक सिस्टम मिशन एक्टिवेट हो गया। मिशन का नाम था अपोकलिप्स प्रिपरेशन। उसे जमीन का एक पीस लेना था और 1 साल के सप्लाईज को स्टॉक करना था। मिशन कंप्लीट करने पर उसे 10 पॉइंट्स मिलते जो रिवॉर्ड्स में एक्सचेंज हो सकते थे। शियाओयोंग इस बोनस को देखकर काफी खुश था, लेकिन सिस्टम स्टोर में क्या क्या मिलेगा ये उसे अभी नहीं पता था। तभी उसका पेट भूख से घुड़घुड़ाने लगा और उसे याद आया कि पहली जिंदगी में उसने क्वाजिंग के लिए पैसे बचाने के चक्कर में अपनी खुद की भूख को इग्नोर किया था। इस बार उसने फैसला किया कि अच्छा खाना एंजॉय करेगा जब तक अपोकलिप्स नहीं आता, और कुछ घंटों के बाद उसके लेजेंडरी मिशेलिन 3 स्टार टेक अवे डिलीवर हो गया। उसने सब कुछ खत्म किया और अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत का मजा लिया। जल्दी ही वह लगभग काम खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पर शुया थी जो क्यूजिंग की दोस्त थी। इसका मतलब था कि क्यूजिंग ने पहले ही उससे शिकायत कर दी थी। ज़ियाओयोंग ने फोन उठाया और तुरंत ही पछताया।
फोन के दूसरी तरफ से शुया चिल्लाते हुए पूछने लगी कि उसने क्यूजिंग के साथ ऐसा कैसे किया। वह तो सिर्फ यह जानना चाहती थी कि क्या वह सच में उससे प्यार करता है। अगर वह अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं दे सकता तो फिर वह कैसे कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। असल में क्यूजिंग उसे थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी और ज्योयोंग उस टेस्ट में फेल हो गया। लेकिन अगर वह माफी के तौर पर घर के कागजात और 1 मिलियन वॉन लाता है तो शुया कोशिश करेगी क्यूजिंग को समझाने की कि यह सब बस एक गलतफहमी थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे ब्रेकअप के लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी लंबी बात सुनने के बाद हमारे हीरो का सब्र जवाब दे गया। उसने सोचा, वह कौन होती है मुझे टेस्ट करने वाली? ऐसे रवैये के साथ तो उसे फौरन दूर चले जाना चाहिए। शुया ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ज्योयोंग ने कॉल काट दी। वह पहले से ही इन पैसों की भूखी लड़कियों से तंग आ चुका था। अब उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। अब सबसे जरूरी काम एक उपयुक्त जमीन खोजना और खरीदना था, जहां वह सबसे मजबूत किला बना सके। वह किला न केवल आसानी से सुरक्षित हो, बल्कि पानी और जंगल के पास भी हो। अगली सुबह वह रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। एक सलाहकार ने तुरंत उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या वह घर किराए पर लेने या खरीदने आया है। ज्योयोंग ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कुछ और ज्यादा कीमती चीज के लिए आया है। अचानक एक रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर पीछे से आकर सलाहकार जियांग को बॉक्स उठाने में मदद करने का आदेश देने लगा। आज उन्हें टॉयलेट पेपर का बड़ा शिपमेंट मिला था। सलाहकार ने समझाने की कोशिश की कि उनके पास एक ग्राहक है, लेकिन मैनेजर जू ने उसे डांटा क्योंकि वह ज्योयोंग को ग्राहक मानता ही नहीं था। मैनेजर ने उसे बताया कि वह एक ऐसा इंसान है जो ज्योयोंग जैसे लोगों को कुत्ते से भी कम मानता है। उसने गर्व से कहा कि अगर ज्योयोंग कम से कम एक टॉयलेट भी खरीद पाए तो वह इसे लाइव स्ट्रीम पर खा लेगा। ज्योयोंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे अपने वादे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वह आज यहाँ जमीन खरीदने के लिए आया था। आसपास के ग्राहक यह सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को जमीन खरीदते देखा था। ज्योयोंग ने सलाहकार को अपनी जरूरतें बताई। उसे ऐसी जमीन चाहिए थी जो पहाड़ों और बहते पानी के पास हो। साथ ही अगर वहां फैक्ट्रियां या बड़ी इमारतें हों तो और भी अच्छा। सलाहकार ने उसे सभी उपलब्ध जमीनों की जानकारी दी, लेकिन ज्योयोंग को अपनी जरूरतें पहले से ही पता थीं। मैनेजर जू फिर से पीछे से आ गया और कहा कि ऐसी जमीन पूर्वी जिले में है। सलाहकार जियांग ने इसे बुरा विचार बताया, क्योंकि वह जमीन अधूरी फैक्ट्रियों और अटके हुए प्रोजेक्ट से भरी हुई थी। लेकिन ज्योयोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अधूरी फैक्ट्रियां उसकी योजनाओं के लिए एक फायदा थीं। तफसीलें देखने के बाद उसने वही जमीन खरीदने का फैसला किया। ज्योयोंग अब अपनी पहली टास्क खत्म कर चुका था, लेकिन अब दूसरा टास्क पूरा करने का समय था। उसने सब पैसा जमीन खरीदने में लगा दिया था और अब उसे सप्लाई इकट्ठा करने के लिए पैसा चाहिए था। जब वह रियल एस्टेट एजेंसी से निकल रहा था, उसका पुराना जान पहचान वाला ली शुआंग मिल गया। वह तुरंत सोचने लगा कि ज्योयोंग यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन सारे सवाल तब गायब हो गए जब उसने देखा कि अंदर क्या हो रहा था। स्टाफ और कस्टमर्स मैनेजर जू को अपना प्रॉमिस निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि जू बेचारा पूरी हिम्मत से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच क्यूजिंग बिल्कुल केयर फ्री लाइफ जी रही थी, अपने नाखून रंग रही थी। उसे एक कॉल आया लियोंग का, जिसमें उसने पूछा क्या वह जानती थी कि ज्योयोंग ने रियल एस्टेट कंपनी जाकर जमीन खरीदी थी। ऑफ कोर्स क्यूजिंग को इसका बिल्कुल पता नहीं था और वह सुन के होश उड़ बैठी थी। कहां से उसके पास इतना पैसा आ गया? लियोंग ने क्लियर किया कि ज्योयोंग ने 3 लाख उन दिए हैं, शायद वह पैसा जो उन्होंने शादी के लिए जमा किया था। अब क्यूजिंग को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि ज्योयोंग उसका पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है। क्यूजिंग ने अपनी बहन को लेकर सीधा ज्योयोंग के घर का रुख किया और गुस्से में चिल्लाने लगी। उसका इल्जाम था कि उसने शादी के पैसों से जमीन खरीदी है और उसके हिसाब से जमीन भी अब उसकी थी। ज्योयोंग को समझ नहीं आया कि वह किस बात की बात कर रही थी और फाइनली
उसने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसमें से एक भी पैसा क्यूजिंग पर खर्च नहीं करेगा और वह उसके और लियोंग के राज को जानता है। क्यूजिंग को समझ नहीं आया कि कैसे शाओयोंग को इसके बारे में पता चला। इसके बाद क्यूजिंग की बहन ने सजेस्ट किया कि सब शांत हो जाएं और इस छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लें। लेकिन शाओयोंग को अपना टाइम इन दोनों पर खर्च करने का कोई शौक नहीं था। उसने सीधा कहा कि क्यूजिंग कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ एक डोरमैट है लियोंग की। फिर उसने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि उसे देखना भी नहीं चाहता। क्यूजिंग के मन में अभी भी सवाल था कि कैसे उसने इन सब चीजों को पकड़ा, जबकि उन्होंने हमेशा अपने राज को छुपा के रखा था। नेक्स्ट डे शाओयोंग अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन टीम के साथ आया। उसका प्लान था एक फैक्ट्री को फिर से रीबिल्ड करना। फोरमैन ली ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसा और वक्त लगेगा। जब शाओयोंग ने प्राइस पूछी तो फोरमैन ने अनुमान दिया कि अगर सब काम 1 महीने में खत्म करना है तो लगभग 20 मिलियन लगेंगे। शाओयोंग ने कहा कि वह पैसा 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर कर देगा, लेकिन काम तुरंत शुरू होना चाहिए। तभी शुया वहां आ गई और जान के हग करने लगी कि शाओयोंग क्या कर रहा था। लेकिन इस बार शाओयोंग उसकी हरकतों से थक गया था। पहली जिंदगी में उसने अपने माँ बाप की लेगेसी खो दी थी और अब वह इस बार उससे सब कुछ चुकता करवाना चाहता था। वापस आने के बाद अब उसे और पैसा चाहिए था। उसने अपने घर को मॉर्गेज किया था और 3 मिलियन उन लोन मिला था, लेकिन यह काफी नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह घर बेच दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एपोकलिप्स तो वैसे भी होने वाला था। थोड़ा वक्त सोचने के बाद उसके दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। वह उसका पुराना अनोइंग पड़ोसी ग्रैंडपा ली था, जो हमेशा उसका घर खरीदना चाहता था। शाओयोंग ने फेक एक्ट करके उसे कह दिया कि अब वह थक गया है और घर बेचने को तैयार है। बस शर्त यह थी कि उसे तुरंत 5 मिलियन ट्रांसफर करना होगा। जब पैसा ट्रांसफर हो गया तो अब उसके पास टोटल 8 मिलियन हो गए। अब उसने अपना दूसरा टास्क पूरा कर लिया और सुपरमार्केट गया सप्लाईज इकट्ठा करने। सब लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन शाओयोंग के लिए यह मिशन जरूरी था। फाइनली सिस्टम से उसे एक लेवल 1 स्पेस रिंग मिली, जो उसे 500 घन मीटर का अपना सब स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी। इस स्पेस के अंदर समय पूरी तरह से स्थिर था, जिससे अंदर रखी चीजें कभी खराब नहीं हो सकती थीं। यह एक बेहद शानदार उपहार था। हमारे हीरो को इस बॉक्स के बारे में अच्छा एहसास होने का एक कारण था। इस स्पेस में समय ठहरा हुआ होने का मतलब था कि वह ताज़ी खाने की चीजों को भी इसमें स्टोर कर सकता था और वे कभी खराब नहीं होती। नई चीजों के साथ साथ जियाओयोंग को एक नया मिशन भी मिला, 10 साल की आवश्यकताओं का प्रबंध करना। इसे पूरा करने पर उसे 20 पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन तभी अचानक उसे सुपरमार्केट के सिक्योरिटी चीफ ने बुलाया। उसे खबर मिली थी कि कोई पागल वहां दिक्कतें पैदा कर रहा था। निकलता है कि सिक्योरिटी चीफ जियाओयोंग को जानता था। सिक्योरिटी चीफ का नाम यांग ताओ था। वह वही स्कूल गया था जिसमें जियाओयोंग भी पढ़ता था और वह स्थानीय गुंडे का चमचा था, जो कमजोरों को सताता और ताकतवरों से डरता था। अतीत में उसने अपने बॉस के लिए हाई स्कूल के बच्चों से पैसे वसूले थे और जियाओयोंग का उससे अक्सर झगड़ा होता था। आज जियाओयोंग ने यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यांग ने मांग की कि जियाओयोंग उन सभी चीजों को वहीं वापस रख दे जहां से उसने उन्हें लिया था, वरना वह उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। जियाओयोंग ने जवाब दिया कि यांग अभी तक नहीं बदला है और वह अभी भी कमजोरों को सताता है। लेकिन इस बार जियाओयोंग ने कोई भी चीज वापस करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह यहाँ ग्राहक है और ग्राहक हमेशा सही होता है। क्या इस तरह से ग्राहकों के साथ बर्ताव किया जाता है? फिर यांग ने उससे तुरंत भुगतान करने की मांग की, वरना उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। 1 घंटे बाद सुपरमार्केट की सभी कैशियर्स ने सभी चीजों की कीमत की गणना की, कुल 56,000 वॉन। यांग ने तुरंत भुगतान करने की मांग की और जियाओयोंग ने बिना किसी झिझक अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। लेन देन सफल रहा
और सिक्योरिटी चीफ चौंक गया। वह हार मानकर जाने ही वाला था कि जाओ योंग ने उसे रुकने का आदेश दिया। यांग समझ नहीं पाया कि जाओ योंग क्या करने वाला है, लेकिन यह सरल था। यांग ताओ ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और अब हमारे हीरो ने सार्वजनिक माफी की मांग की थी। अगर यांग माफी नहीं मांगेगा तो जाओ योंग सारी चीजें वापस कर देगा। सिक्योरिटी चीफ को लगा कि उसने ज्यादा कर दिया है और अब वह मुश्किल में फंस गया है। वहां मौजूद सभी गवाहों ने सब कुछ देखा और जाओ योंग का पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और यांग ताओ को धमकी दी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वे उसे इंटरनेट पर बदनाम कर देंगे। जाओ योंग ने वादा किया कि अगर माफी सच्ची होगी तो वह यहाँ 10 गुना ज्यादा सामान खरीदेगा। अगर यांग ताओ को यकीन नहीं होता तो वह पीओएस मशीन लेकर आए और जाओ योंग उसे अपने अकाउंट का बैलेंस दिखा देगा। जब यांग ने 7 मिलियन का बैलेंस देखा तो वह विश्वास नहीं कर पाया। जाओ योंग ने सिर्फ माफी की मांग की और फिर उसने और खरीदारी करने का वादा किया। सिक्योरिटी चीफ अपनी इज्जत की लड़ाई में उलझा हुआ था, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। दबाव इतना ज्यादा था कि उसे हार माननी पड़ी और माफी मांग ली। जब वह वहां से गुजर रहा था तब शाओयोंग ने उसे सलाह दी कि भविष्य में इतने बेपरवाह न हो, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि हालात कैसे पलट सकते हैं। अब यांग ने उदारता का मुखौटा पहनते हुए पूछा कि हमारा हीरो इतनी चीजें क्यों खरीद रहा है। बेशक, शाओयोंग ने जवाब दिया कि यह उसका निजी मामला है और वह एक बड़ा सौदा करने की योजना बना रहा है। इस पर यांग ताओ ने समझा कि शाओयोंग को ज्यादा चीजें चाहिए होंगी और सुपरमार्केट के वेयर हाउस में उतनी चीजें नहीं थीं। अगर वह बड़ा सौदा करना चाहता है तो उसे एक थोक विक्रेता से संपर्क करना चाहिए था। यांग ताओ के पास सही व्यक्ति था, क्योंकि वह खुद सुपरमार्केट में काम करता था और जानता था कि ज़ांग शेना थोक व्यापार में था। यांग ताओ ने उसे तुरंत फोन किया और खुशी से बताया कि उसने उसके लिए एक बड़ा ग्राहक खोजा है। शाओयोंग ने सोचा कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और जब उसने देखा कि ये दोनों अब भी एक साथ काम कर रहे हैं तो वह सोचने लगा कि ये लोग सुपरमार्केट को कितना लूट रहे होंगे। जल्द ही वे थोक वेयरहाउस पहुंच गए। एक महंगी गाड़ी ने बड़ी लापरवाही से उनके पास आकर रुक गई। ज़ांग शेना के घमंडी अंदाज से शाओयोंग को पता चल गया कि शायद उसे कभी किसी ने ठगा नहीं था और अब वक्त था इसे बदलने का। यह पुरानी यादों का मिलन था। हालांकि घमंडी बॉस ने तुरंत हमारे हीरो को पहचान नहीं पाया। यांग ताओ को उसे याद दिलाना पड़ा कि वे मिडिल और हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। फिर भी ज़ांग को याद करने में मुश्किल हुई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे याद आया कि यही वो बंदा था जिसमें थोड़ी हिम्मत थी। ज़ांग ने हमारे हीरो को उसके सस्ते कपड़ों के कारण तुच्छ समझ लिया। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो अमीर होने का दिखावा करते थे जब वे वास्तव में नहीं होते थे। ज़ांग ने हमारे हीरो का मूल्यांकन सिर्फ उसके कपड़ों के आधार पर कर लिया था। उसने तुरंत यांग ताओ को आदेश दिया कि वह इस बेकार ग्राहक को सबक सिखाए जिसने उसका वक्त बर्बाद किया। हालांकि यांग ताओ ने अपने पैर जमाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि शाओयोंग असल में अमीर है, लेकिन ज़ांग यह मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने वर्षों तक इस व्यवसाय में काम किया था और वह मानता था कि वह एक नज़र में देख सकता है कि कौन अमीर है और कौन नहीं। शाओयोंग ने देखा कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और उसने ज़ांग को एक अशिक्षित व्यक्ति कहा जो दूसरों को नीचा समझता है। ज़ांग ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि वह अपनी बात फिर से दोहराए। शाओयोंग ने बिल्कुल डर के बिना वही बात दोहरा दी, लेकिन ज़ांग को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का नहीं लगा कि उसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि उसे अशिक्षित कहने से ज्यादा गुस्सा आया। शाओयोंग को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी इतना बेहया हो सकता है। यांग ताओ ने जल्द ही लड़ाई होते देख बीच में आकर सलाह दी कि शाओयोंग उसे मत छुए, क्योंकि वह सच में अशिक्षित है और यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बात पर भी यांग ताओ को एक और लात मिली और ज़ांग ने उसकी बेइज्जती की। फिर ज़ांग ने हमारे हीरो को एक शर्त दी, या तो शाओयोंग उससे ट्रक भरकर सामान खरीदे या फिर चारों पैरों पर चलते हुए वापस जाए।
हमारे हीरो चारों पैरों पर चलते हुए वापस जाते हैं। को यह शर्त स्वीकार थी। उसने जांग को अपना कॉलर छोड़ने का आदेश दिया और तुरंत खाता नंबर बताने को कहा। जैसे ही जंग ने खाता नंबर बताया, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव अचानक बदलकर हैरानी में बदल गया। शाओयोंग ने किसी तरह उसके खाते में 1 मिलियन रुपये ट्रांसफर कर दिए थे और हमारे हीरो के अनुसार यह केवल एक एडवांस था। उसका इरादा 5 मिलियन का सामान खरीदने का था। जंग ने पूछा कि उसे किस प्रकार का सामान चाहिए। शाओयोंग ने जवाब दिया कि उसे तेल, चावल, नमक, स्नैक्स और पेय